नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल साइंस का टेस्ट अपलोड किया जा चुका है, जिन्होंने टेस्ट नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और आप सबका एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि लिंक नहीं मिल रही है इंस्टाग्राम की, तो जो वीडियो अपलोड होते हैं आप किसी भी वीडियो में जाएंगे उसमें एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वीडियो के नीचे जो टैगलाइन होती है उसके जस्ट नीचे, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो आपका डाउट था तो मुझे लगा मैं क्लियर कर दूं। आज सोशल साइंस का हम 12वां टेस्ट करने वाले हैं। तो आज सोशल साइंस का 12वां टेस्ट है। जो इस क्लास में पहली बार आए हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा जो आपकी अगले महीने है उसके लिए हम रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, एक दिन सोशल साइंस का, एक दिन साइंस का। तो कल साइंस का टेस्ट अपलोड हो चुका है, इसके पहले भी बहुत सारे साइंस के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मैराथन क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाने में वो सारी क्लासेस, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे ये वाली तो जाके वहाँ देख लीजिएगा, वो क्लासेस भी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। चलिए सोशल साइंस का टेस्ट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टेस्ट का सवाल है आपका, आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स देने हैं, आज अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप सब, क्योंकि ये सब पढ़ाई जा चुकी हैं चीज़ें आपको। सेबी की स्थापना कब हुई थी बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 1988, 1992, 1990, 1995। सेबी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। तो आप सबको पता है सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की जो स्थापना है वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सवाल आ जाए कि सेबी को कानूनी दर्जा कब मिला, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला। तो सेबी को कानूनी दर्जा कब मिला था, पता है आप सबको कि सेबी को कानूनी दर्जा कब मिला था। तो सेबी को कानूनी दर्जा मिला था सेबी एक्ट 1992 के तहत। सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी को कानूनी दर्जा मिला था। तो सवाल आ जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो 12 अप्रैल 1988, और कानूनी दर्जा यानी कि वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत। सेबी का काम क्या होता है आप सबको पता है, आप सब शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। तो शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, यही सेबी करता है। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो आपके अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका है, आपके अधिकारों की रक्षा का दायित्व इसी सेबी का है। तो सेबी क्या काम करता है, सेबी शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सेबी का काम क्या है, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम करता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट में, जो निवेश करते हैं उसमें जो निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना। आपने कुछ इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व किसका है, सेबी का है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस सेबी का है मुंबई में। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में। कहाँ लिखूं, हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। क्लियर। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी कोई संस्था पढ़िए तो आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट्स जो है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। शेयर मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है। ये दो काम सेबी के हो गए। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को। पूछ लेगा सेबी को कानूनी दर्जा कब मिला, वैधानिक दर्जा कब मिला सेबी को, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा यानी कि कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। सेबी की वर्तमान हेड कौन है, सेबी की वर्तमान हेड जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो माधवीपुरी बुच थी, अगर ये चेंज हो गई हैं तो आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा इसको। सेबी की वर्तमान हेड कौन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, जहाँ तक मुझे पता है। एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये चेंज हो गई होंगी तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो सेबी की स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1988, कानूनी दर्जा
1992 के सेबी एक्ट के तहत मिला। सेबी क्या काम करता है? शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। इन्वेस्टर्स की हेड ऑफिस मुंबई में है। फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए तो अब बता दीजिए आंसर कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1992, 1990, 1995। तो सेबी की स्थापना हुई थी 1998 में और कानूनी दर्जा कब मिला था? 1992 को। तो स्थापना पूछी है तो स्थापना पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988। और कानूनी दर्जा सेबी एक्ट 1992 के तहत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में है? बताइए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है ये? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में? चलिए बताइए। गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, कृष्णा गोदावरी, यमुना और चंबल। बताइए। आप सबको पता है, आप ही के राज्य में है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आप सब जानते हैं कि यहाँ है उत्तर में, यहाँ बीच में है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज ये। और सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में क्या कौन है? उत्तर में कौन सी नदी बह रही है? उत्तर में बह रही है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी बह रही है। और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है सतपुड़ा के? ये ताप्ती नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में स्थित हो जाएगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी नॉर्थ और ताप्ती नदी दक्षिण। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। दूसरा सवाल आता है कि सतपुड़ा पर्वत रेंज के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा पर्वत रेंज के उत्तर में है नर्मदा नदी और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। धूपगढ़, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। आप सब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप सबको पता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। दक्षिण में कौन सी बह रही है? ताप्ती। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में है। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? कितनी है धूपगढ़ की ऊंचाई? 1352 मीटर है ना शायद। चेक करिए कितनी है। चीज़ें चेक करेंगे ना, अब आपके दिमाग में चीज़ें बार बार आएंगी तो वो रिकॉल होंगी चीज़ें। वो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है कि मल्टीपल रिवीजन हो रही हैं चीज़ें आपकी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में स्थित है? बताइए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में स्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि सतपुड़ा पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? बताइए। अच्छा सवाल। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? बताइए। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ऑप्शन है आपके सामने। उसने भारत के विभाजन की सिफारिश कर दी थी। उनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था उस आयोग में। यह करों को बढ़ावा देता था और यह गांधी जी के खिलाफ था। बताइए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? जल्दी बताइए। साइमन कमीशन का विरोध आखिर क्यों हुआ? थोड़ा सा समय तो दिया जाएगा ना, आपको भी टेस्ट चल रहा है आपका। देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। एक सवाल आता है कि साइमन आयोग भारत कब आया? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो साइमन आयोग है वो भारत कब आया। तो साइमन आयोग भारत कब आया था? डेट पता है किसी को? बताइए। साइमन आयोग भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। तो ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो सबसे पहली बार जो साइमन कमीशन है उसका गठन हुआ 1927 में। किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है। ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसका विरोध इसलिए किया गया कि ये जो आयोग बनाया गया था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और ये आयोग बनाया क्यों गया था? आप सबको पता है, भारत शासन अधिनियम आया था 1919 का।
भारत शासन अधिनियम 1919 के की समीक्षा करने के लिए और भारत में कैसे संवैधानिक सुधार होने चाहिए उसकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अब आप मुझे बताइए कि भारत शासन अधिनियम 1919 है और भारत में संवैधानिक सुधार करने हैं और भारतीयों के लिए करने हैं, और तो क्या ये वैलिड है कि उसमें एक भी भारतीय ही शामिल न किया जाए? आपके और मेरे लिए कोई निर्णय ले रहा है हमारे घर में, परिवार में, हमारे देश में, तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें भी उसमें इन्वॉल्वमेंट ली जाए, क्योंकि वो हमारा निर्णय है। बिल्कुल ज़रूरी है कि भाई अगर हमारे विषय में कोई निर्णय लिया जा रहा है तो हमें तो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। यही बात थी साइमन कमीशन की कि साइमन आयोग गठित तो हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम और भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए, लेकिन भारत में जब संवैधानिक सुधार करने हैं, भारत के लोगों के लिए संवैधानिक सुधार करने हैं, तो ये कौन सा लॉजिक होता है कि उसमें आप एक भी भारतीय शामिल नहीं करोगे? तो बस इसी का विरोध किया गया कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया कि जब भारतीयों के लिए है तो उसमें भारतीय सदस्य क्यों नहीं है? तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी विरोध के दौरान हमारे भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लाला लाजपत राय जी। उन्होंने विरोध किया साइमन कमीशन का, अंग्रेजों की लाठी पड़ी और वहाँ पे कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध किया क्यों गया? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका गठन कब हुआ? 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और भारत कब आया था ये? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इतनी चीज़ें साइमन कमीशन के बारे में आपको जाननी ज़रूरी है। और साइमन कमीशन क्यों आया था? तो आप सबको पता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने और संवैधानिक सुधारों के लिए। और भारत में संवैधानिक सुधार कर रहे हैं आप और भारतीयों को ही शामिल नहीं किया है, तो विरोध होना तो तय है आपका। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने एच.जे. कानिया, पी.एन. भगवती, वाई.वी. चंद्रचूड़ और के. सुभाष राव। बताइए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? जल्दी बता दीजिए। आप सबको पता है भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो कौन रहे हैं? एच.जे. कानिया, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 26 जनवरी 1950। कभी कभी डेट पूछ लेता है कि इनकी नियुक्ति कब हुई? 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 to 4 में है क्या? चेक करिए। जब मैं कोई चीज़ बोलती हूँ चेक करिए, तो इसका मतलब है कि आप कुछ चीज़ों को सर्च करेंगे, आपको पता है तो आपका माइंड उस चीज़ को रिकॉल करेगा। तो क्या आर्टिकल 1 to 4 में है क्या सुप्रीम कोर्ट का गठन? बताइए। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वर्तमान में जो नए CJI हैं भारत के, वो कौन हैं? B.R. गवई। वर्तमान में CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी हैं। और ये किस नंबर के हैं? 52 नंबर के, 92 नंबर के हैं। 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया जी। और वर्तमान में कौन है? B.R. गवई। इन्होंने कब अपना पदभार संभाला था? 26 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और अभी वर्तमान में B.R. गवई, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। हाँ, भूषण रामकृष्ण गवई, B.R. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। और ये किस नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? 52 नंबर के, 52 नंबर के। क्लियर? पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये याद रखना है। क्लियर? और पहले कौन थे? फर्स्ट हरिलाल जे कानिया। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? इनकी नियुक्ति हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NEFT का पूरा नाम क्या है? बताइए, NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT बताइए, फुल फॉर्म बताइए। NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT ऑप्शन है आपके सामने, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इजी फंड ट्रांसफर, नेट इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर और नन ऑफ द एबव। बताइए NEFT का पूरा नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए।
NEFT का आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, कोशिश करिए। बताइए NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखिएगा। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो याद रखिएगा ये RBI द्वारा रेगुलेट होता है। और RBI द्वारा रेगुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र प्रणाली है ये पैसे की, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली। तो NEFT का पहले तो फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्या करती है? ये RBI द्वारा संचालित होती है, इलेक्ट्रॉन फंड के भुगतान का काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड के भुगतान की प्रणाली है जो भारत में बैंकों के बीच धन स्थानांतरित करती है। मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मेरा मान लीजिए 2 बैंक्स में अकाउंट है, पहला है केनरा बैंक, दूसरा SBI है। मेरे SBI अकाउंट में कुछ मनी पड़ी हुई है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि उसे मैं केनरा बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो आपने सुना होगा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र पैसा हो जाता है। तो उसी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इसको रेगुलेट करने का काम RBI करता है। तो NEFT किसके द्वारा लाई गई? RBI द्वारा लाई गई। और मैं इसको इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान करके इसलिए समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि NEFT आखिर यूज़ कहाँ होता है। मैंने क्या बताया? 2 बैंक है मेरे, एक SBI है, एक केनरा बैंक है। मेरा SBI में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि मैं उसे केनरा बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जाके पहले ATM से निकालूँ पैसे, फिर मैं जाऊँ केनरा बैंक, फिर मैं वहाँ केनरा बैंक में पैसे जमा करूँ। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जो अब हो जाता है वो क्या है? वो कौन सी प्रणाली है? वो यही प्रणाली है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या हो जाता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है पैसे का, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है पैसे का। आपको जाना नहीं है, आपको ATM से पैसे नहीं निकालने हैं, आपको दूसरे बैंक में जाके पैसे नहीं जमा करना है। एक बैंक से जाके आप दूसरे बैंक में भी पैसे जमा कर सकते हैं, मतलब एक बैंक से आप दूसरे बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। तो NEFT यही काम करता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यही है। क्लियर? चलिए, तो जो ग्राहक होते हैं वो अपने पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वही कहलाती है NEFT प्रणाली, और ये RBI द्वारा रेगुलेट होती है। बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि अगर इसको देख के भी चले जाएंगे ना आप इस सेशन को, तो कम से कम एग्जाम हॉल में पता तो रहेगा कि NEFT कहीं पढ़ा था, कुछ तो बताया गया था कि हाँ बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। किसी ने बताया था कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी इसका फुल फॉर्म है। कौन से मैदान? तटीय क्षेत्रों में स्थित है, कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे। गंगा का मैदान, गोदावरी का मैदान, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, पंजाब का मैदान। तो कोस्टल एरियाज़ में कौन से मैदान हैं? मैं आपको इंडिया का मैप बना देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। ये है इंडिया का मैप। यहाँ क्या है? अरब सागर, समुद्र। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, समुद्र। तो कोस्टल एरियाज़ क्या कहलाएंगे? मुझे बताइए, कोस्टल एरियाज़ क्या कहलाएंगे? तटीय क्षेत्र क्या कहलाएंगे? समुद्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र कहलाता है। ये है अरब सागर, पानी भरा हुआ है। ये है बंगाल की खाड़ी, पानी भरा हुआ है। तो ये क्या कहला जाएगा? ये आपका कोस्टल एरिया कहला जाएगा, ये आपका कोस्टल एरिया कहला जाएगा, क्योंकि ये समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं। ये वाला रेंज क्या कहलाता है? इस साइड वाला ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पश्चिमी घाट। और ये वाला जो कोस्टल एरिया है क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। तो अब बता दीजिए कौन से मैदान हैं जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है, यानी कि कोस्टल रेंजेस में स्थित हैं। और कोस्टल रेंज क्या कहलाते हैं? समुद्र से सटे हुए भाग। अरब सागर है, अरब सागर से सटा हुआ कौन है? पश्चिमी घाट। और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ कौन सा है? ये पूर्वी घाट। क्लियर? तो कौन से तटीय क्षेत्र मैदान हो जाएंगे? पूर्वी और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी, आपको याद है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाईमुडी, जो कहाँ स्थित है? केरल में। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी वो डोडा बेट्टा है। अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में।
क्योंकि नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है वो यहीं स्थित है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और पूर्वी की कौन सी है? झिंडागाड़ा करके है ना कोई ऐसी, आंध्र प्रदेश में स्थित है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो उसको देखिएगा एक बार। तो कौन से मैदान तटीय क्षेत्रों में स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। और कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? जो समुद्री क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र होते हैं उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं। अरब सागर से सटा हुआ कोस्टल एरिया है पश्चिमी घाट, और बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो कोस्टल एरिया है वो पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। क्लियर? तो तटीय क्षेत्र पूछा था, तो तटीय क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? डेट बताइए। 15 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1942, 2 अक्टूबर 1942। तो आप सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942। कहीं कहीं 8 अगस्त भी दिया रहता है। 8 से 9 अगस्त 1942 के बीच कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्वालियर टैंक बम्बई। ग्वालियर टैंक मुंबई। और इस आंदोलन के शुरू होने के फर्स्ट डे ही महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो इसकी शुरुआत कब कहाँ हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? ग्वालियर टैंक बम्बई से। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो जो इस आंदोलन के बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। मतलब एक स्पेसिफिक जगह उन्हें नज़रबंद कर दिया था। इसीलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है कि ये जनता द्वारा चलाया गया आंदोलन था। बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जब बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो जनता द्वारा ये स्वयं चलाया गया आंदोलन था, जनता ने इसे चलाया था। इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, क्योंकि जितने नेतृत्वकर्ता थे उन्हें पहले ही जो आंदोलन शुरू होने के मॉर्निंग में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 से 9 अगस्त 1942 के बीच। और इसकी शुरुआत जगह कहाँ से हुई थी? ग्वालियर टैंक बम्बई से हुई थी। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, ये 4 ऑप्शन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया सवाल। और ये स्वतः जब नेता गिरफ्तार हो गए तो ये जनता द्वारा स्वयं आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट के सेक्शन में बताइए। बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो गढ़ा किसने था या लिखा किसने था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लिखा था? बताइए। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 से 9 अगस्त 1942, ये इसकी शुरुआत हुई ग्वालियर टैंक बम्बई से और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो ये जनता द्वारा स्वयं आंदोलन चलाया गया। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा और कब जारी किया गया था? बताइए, कम्युनल अवार्ड कब और किसके द्वारा जारी किया गया था और ये था क्या? ये भी सवाल है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, रामसे मैकडोनाल्ड और डलहौजी। बताइए, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए, कम्युनल अवार्ड क्या था बेसिकली, आप सबको पता है 1909 में सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन पद्धति आई 1909 के भारत शासन अधिनियम में, उसमें ये बात कही गई थी कि मुसलमान अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव लड़ने तो उसको जो वोट करने का राइट है वो सिर्फ मुसलमानों को होगा। और अगर कोई हिंदू, मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति आई थी 1909 के भारत शासन अधिनियम में, उसी का ये ब्रॉड रूप था कि अब सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलितों के लिए भी ये बात की गई। तो उस समय किसने जारी किया था? तो ब्रिटिश पीएम था उस समय, रामसे मैकडोनाल्ड, 1932। तो रामसे मैकडोनाल्ड ने, ये कौन था? पीएम था, ब्रिटिश पीएम था, ब्रिटिश पीएम। तो रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या घोषणा की कि अब क्या होगा, जो कम्युनल अवार्ड है यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत भारत में विभिन्न जो धार्मिक और सामुदायिक अलग अलग लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अभी तक 1909 के भारत शासन अधिनियम में बात हुई थी कि मुसलमानों बस के लिए होगा, लेकिन अब क्या किया, भारत को और बांटने की बात की गई। अभी हिंदू मुस्लिम में बांटा था, अब क्या बांटा कि दलितों को बांट दो, अलग कर दो, हिंदू समुदाय में भी अलग अलग लोगों को बांटने की बात की गई।
तो उनके लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। तो कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था। डेट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड था कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय। उसने भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की कि जैसे भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो धार्मिक हो गए। सामाजिक की बात की जाए तो जैसे हमने अपनी वर्ण व्यवस्था बांटी है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो दलित हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, उनके लिए अलग से आरक्षित जो सीटें हैं उसकी इसमें बात की गई। उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे कि दलित अगर चुनाव कोई लड़ रहा है तो उसको जो वोट करने का राइट है वो दलितों को ही होगा। तो ऐसी कुछ बात की गई थी कम्युनल अवार्ड में। और आप सबको पता है इसी कम्युनल जो सांप्रदायिक पंचाट है, कम्युनल अवार्ड है, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन किया था पूना जेल में। और वही क्या हुआ था? पूना समझौता। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनके बीच पूना पैक्ट हुआ था। बात क्या हुई थी कि इस कम्युनल अवार्ड को, जो ये कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया था, ये इसका समर्थन कर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी नाराज हो गए। महात्मा गांधी ने कहा क्या ज़रूरत है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, अलग से निर्वाचन क्षेत्र की क्या ज़रूरत है? हम आपको सीटें रिजर्व करके देते हैं ना दलितों के लिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में ही हम, मतलब महात्मा गांधी ने यह कहा कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखिए, जो ये दलितों के लिए रिजर्व सीट दे रहे हैं अलग से, हम आपको उससे ज़्यादा देंगे रिजर्व सीट। तो फिर जब इसका समर्थन कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दलितों के लिए अलग से रिजर्व सीट दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में ही रहेंगे। तभी वहां हुआ था पूना पैक्ट। और कभी कभी सवाल आता है कि पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? डेट, अच्छा हाँ, डेट भी देख लीजिए कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि क्रम में बताइए, ये सवाल पूछा जाता है ना कि क्रम में व्यवस्थित करिए। जैसे आ जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, पूना समझौता, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। फिर कह देगा कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए या इसको क्रम में बनाइए कि पहले क्या हुआ। तो पहले आप बताएंगे कि पहले चंपारण हुआ, फिर असहयोग हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो वो क्रम स्थापित करने के लिए आपको सन की ज़रूरत पड़ती है कि किस सन में क्या चीज़ें हुई थी। तो अब मैं आशा करती हूँ कि कम्युनल अवार्ड आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये था क्या। ये बेसिकली भारत के जो अलग अलग धार्मिक और सामाजिक समुदाय के लोग थे उनको अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई कि उनके लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। और ये लाया किसने था? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। कौन? रामसे मैकडोनाल्ड उसके समय में आया था। तो वही पूछा है कि कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। और ये कब आया था? ये 16 अगस्त 1932 को ये आया था कम्युनल अवार्ड। और इस कम्युनल अवार्ड का समर्थन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो चाह रहे थे कि ठीक है, दलितों के लिए अगर रिजर्व सीटें ये कर रहे हैं तो दलितों के हितों के लिए है ये। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अगर आपको सीटें रिजर्व चाहिए तो हम आपको रिजर्व करके देंगे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान गए। वही कहलाता है पूना समझौता। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का गवर्नर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है? बताइए, आरबीआई का गवर्नर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है? आरबीआई का गवर्नर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है? आपके सामने ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है। 4 सालों के लिए। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान हेड कौन है? आरबीआई के वर्तमान हेड कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई की अभी नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं। ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट है। आरबीआई की अभी नई डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता जी। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है, याद रखिएगा।
संजय मल्होत्रा जी क्या हैं? संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं, आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई हैं? पूनम गुप्ता जी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आरबीआई का गवर्नर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है? तो आरबीआई का गवर्नर नियुक्त होता है 4 सालों के लिए। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई की अभी नई डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता जी। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट है। नई नियुक्तियां आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अगर नई नियुक्तियां पूछी जाती हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो नई डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता जी। आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई क्या काम करता है? तो आप सब जानते हैं कि आरबीआई मौद्रिक नीति को संचालित करने का काम करता है। मौद्रिक नीतियों में मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास ली है, मैंने बार बार बताया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो इस क्लास में पहली बार है। हमने जीएस के लिए अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए हैं। एक वीडियो में आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करवाए गए हैं। जैसे मैं ये क्लास ले रही हूँ, इसी तरीके की क्लास मैंने मैराथन क्लास टॉपिक वाइज ली है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो जो इस क्लास में पहली बार हैं, जाके वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसमें अलग से टॉपिक वाइज चीज़ें कराई गई हैं। पॉलिटी के लिए अलग मैराथन है, हिस्ट्री के लिए अलग है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, साइंस के लिए भी अलग से मैराथन है, साइंस के टेस्ट भी हैं। तो वो ज़रूर एक बार जाके देख लीजिएगा। तो मैंने पूरा बताया है कि कैसे मौद्रिक नीति को आरबीआई कंट्रोल करता है। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी? रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई कंट्रोल करता है मौद्रिक नीति को। एसएलआर बताया था आपको, सीआरआर बताया था आपको, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर बताया था, एसएलआर क्या होता है? जो पैसा बैंकों को अपने पास स्वयं जमा करना पड़ता है, बैंकों को अपने पास स्वयं जमा करना होता है। और सीआरआर क्या होता है? जो आरबीआई के पास जमा करना होता है। आरबीआई के पास जो पैसा बैंकों को जमा करना होता है वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। रेपो रेट घटाने और बढ़ाने के माध्यम से आरबीआई जो मॉनेटरिंग पॉलिसी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। रेपो रेट अगर घटाता है आरबीआई तो बैंकों को कम ब्याज पे पैसा मिलता है। जब बैंकों को कम ब्याज पे पैसा मिलता है तो बैंक जाते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं और आम जनता को उधार देते हैं। आम जनता को उधार क्यों देते हैं? क्योंकि आम जनता को फिर उनसे ब्याज मिलता है। आम जनता से बैंकों को ब्याज मिलता है। आरबीआई से 2% इंटरेस्ट रेट पे लिया, आम जनता को 4% इंटरेस्ट रेट पे बैंकों ने लोन दिया, बैंकों को 2% का प्रॉफिट हो गया। तो जब रेपो रेट कम करता है आरबीआई तो बैंक दौड़ के जाते हैं आरबीआई के पास पैसा लेने, क्योंकि रेपो रेट कम की है मतलब ब्याज दर कम की है। तो जब उनके पास जाते हैं बैंक, आरबीआई के पास पैसे उठाते हैं, आम जनता को देते हैं। जनता के हाथ में पैसे आते हैं तो जनता इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। जब इन्फ्लेशन हो जाती है, तो मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम होती है। और जब डिमांड अगर बढ़ गई है और डिमांड को कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। तो जब ज़्यादा ब्याज पे पैसे देगा तो बैंक नहीं लेने जाएंगे आरबीआई के पास पैसे। तो आरबीआई आम जनता, जब आरबीआई बैंकों को ही पैसा नहीं दे रहा है तो बैंक आम जनता को क्या पैसे देंगे? तो जब आम जनता के हाथ में पैसे नहीं होंगे तो जनता डिमांड ही नहीं बढ़ाएगी, तो उस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको इकोनॉमिक्स की क्लास, टेस्ट सब में बताया है। तो यहाँ मुझे आराम से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है हाउ रेपो रेट वर्क्स, हाउ कैश रिजर्व रेशियो वर्क्स ऑन अ मॉनेटरिंग पॉलिसी। मैंने हर चीज़ आपको बताई। क्लियर कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। जाके ये 12वां टेस्ट हम कर रहे हैं, जो इस क्लास में पहली बार है, जाके 11 टेस्ट जो बाकी हैं वो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, एसएससी, रेलवे, 1 डे एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस, जो भी इस जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो एमसीक्यू हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो एमसीक्यू, क्योंकि जीएस किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग नहीं होता है, हिस्ट्री वही, पॉलिटी वही, ज्योग्राफी वही, सब सेम है। क्लियर? तो आरबीआई गवर्नर 4 सालों के लिए चुना जाता है और मॉनेटरिंग पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करता है? इनके माध्यम से। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? बताइए, गंगा का जो मैदान है वो किस प्रकार का मैदान है? गंगा का मैदान कैसा मैदान है? ऑप्शन है आपके सामने, ज्वालामुखी, जलोढ़, पठारी, मरुस्थली। तो मैंने आपको बताया था कि गंगा के मैदान को, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को कहा जाता है उत्तर भारत का मैदान।
उत्तर भारत का मैदान, कल के ही क्लास में, शायद परसों की क्लास में बताया था मैंने। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से। और ये गाद कैसी होती है? बहुत उपजाऊ मानी जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और ये क्या होती है? ये बहुत उपजाऊ मानी जाती है कृषि दृष्टि से। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो सबसे उपजाऊ मृदा भी कौन सी होती है? यही जलोढ़ मृदा होती है। और पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से। कैसे, ये बताइए। नदियाँ बह के आ रही हैं, तो नदियाँ अपने साथ पोषक तत्वों को भी तो बहा के ला रही हैं, दूसरी नदी उसमें मिल रही है, तो जो दूसरी नदी, सहायक नदी, मेन नदी में आके मिल रही है, वो भी तो गाद ला रही है, वो भी तो महत्वपूर्ण पोषक तत्व ला रही है। तो जब धरती को महत्वपूर्ण पोषक तत्व एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ? उत्तर भारत के मैदान में, तो ये मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत का मैदान बहुत उपजाऊ मैदान है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस मिट्टी द्वारा होता है? जलोढ़ मृदा द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? नदियों द्वारा लाकर बहाई गई गाद से बनती है। तो यहाँ एक जगह आपके कई सारे फैक्ट रिवाइज हो रहे हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से। सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किससे होता है? जलोढ़ मृदा से होता है। सबसे उपजाऊ मैदान उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान को ही क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब सवाल में आ जाइए, सवाल क्या कह रहा है कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो अब बता दीजिए, गंगा का मैदान कैसा मैदान? बताइए, गंगा का मैदान कैसा मैदान? तो आप सब जानते हैं गंगा का मैदान कैसा मैदान है? जलोढ़, जलोढ़ मैदान। क्लियर? क्यों जलोढ़ मैदान है? क्योंकि जो गंगा का मैदान, जिसे उत्तर भारत का मैदान भी कहा जाता है, इसका निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है। तो इस वजह से इसे जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। क्लियर? तो गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? उत्तर भारत का मैदान, और इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, इस वजह से इसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जलोढ़ मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से होता है। संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताइए, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला संविधान संशोधन पूछा है सरल शब्दों में। बता दीजिए, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। और 1951 में किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आप सबको बताया है मैंने, बहुत बार पढ़ाया है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखिएगा कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। और ये किससे संबंधित था? टॉपिक क्या था इसका? भूमि सुधार। और इसी के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सवाल आ जाए संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो याद रखना है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा। आप सबको पता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, ये सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो 12 हैं। तो ये 12 हुई कैसे? कैसे 12 हो गई मूल संविधान की अनुसूचियां 12? तो क्रम है इनका। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 जो भूमि सुधार से संबंधित था, इसके अंतर्गत संविधान में जुड़ी 9वीं अनुसूची। ये सवाल पूछे जाते हैं, और जो मैं अभी बताने वाली हूँ उसका एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985, और वो किससे संबंधित था? दल बदल से, दल बदल से। और उसके अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची आई? 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। चलिए ठीक है, ये भी जान लिया है। तो 12, तो 11वीं कब आई? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान में कौन सी जुड़ी? 11वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित था? पंचायती राज से। ये जो मैं बता रही हूँ उसका एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 12वीं अनुसूची कब जुड़ी? 12वीं अनुसूची कब जुड़ी थी? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जुड़ी, जो किससे संबंधित थी? नगरीय निकायों से। यहाँ पे आपके 10 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। 10 फैक्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं।
कैसे, देखिए संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो हमने जाना कि संविधान में पहली बार संशोधन हुआ 1951 में, जो किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था, और उसी के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, एक सवाल आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में थी 10 अनुसूचियां, सॉरी 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 हैं। 12 कैसे हुई बताइए? मूल संविधान में जब 8 अनुसूचियां थी तो वो 12 कैसे हुई, क्या वो नहीं पूछेगा एग्जामिनर? बिल्कुल पूछेगा। और ये चारों चीजें आपके लिए जरूरी हैं, और इन 4 चीजों में आपके 1, 2, 3, 4, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनके सब्जेक्ट्स 8, अनुसूचियां 12। तो सोचिए कितने सारे फैक्ट आपके जरूरी हो गए यहाँ पे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची कब जुड़ी, सवाल आ जाएगा संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। हमने जाना जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जो दल बदल से संबंधित था, संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ी। ठीक है, पूछ लेगा संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट करती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जुड़ी 11वीं अनुसूची, और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और सवाल पूछ लेगा कि नगरीय निकायों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वो 12वीं अनुसूची है, और उसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? तो थोड़ा सा ये क्लैरिटी रखिएगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में ये 12 कैसी हो गई। पहला संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 12वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पहली बार संशोधन जो हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जुड़ी 1951 में हुआ था। मैं 1951 बता के आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, इस वजह से कि जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ जानना कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाता है, और वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मैंने इस सेशन की जो प्रैक्टिस है संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ बहुत करवाई है आपको, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 20। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? आपातकाल। कि भाई अब 18 साल के हो गए, घर वाले भी कहने लग जाते हैं कि अब कुछ करो बेटा, अब बड़े हो गए हो। लड़कियां हैं तो लड़कियों को भी कहा जाता है कि क्या करियर ऑप्शन चुना है, ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो शादी कर लो, क्या ऑप्शन। तो बेसिकली जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो क्या होता है, उसके जीवन में इमरजेंसी लागू हो जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है। तो आपातकाल का प्रावधान मैंने बताया था कि कहाँ है, भाग 18 में। और आपातकालीन उपबंधों का जो प्रावधान है या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है, हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो ये भी याद रखिएगा कि आपातकालीन जो प्रावधान है, जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया है, वो जर्मनी से लिया है। ये क्लियर? भाग 16 में क्या है ये भी जान लीजिए। भाग 16 में ST, SC, OBC जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको लिए आरक्षण का प्रावधान, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। जो समाज के जो सामाजिक कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे SC हैं, ST है, OBC हैं, उनके लिए आरक्षण की बात की गई है। भाग 17 में क्या है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाषाओं का प्रावधान राजभाषा से संबंधित है। और भाग 20 में क्या है, तो संशोधन, संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, बताइए? दक्षिण अफ्रीका से ली है। और संविधान संशोधन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में। पढ़ना ऐसे है, ऐसे पढ़ना है। तो पूछा था आपातकालीन प्रावधान किस में है, तो आपातकालीन प्रावधान है भाग 18 में। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में शुरू हो जाता है आपातकाल। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी। भाग 16 में क्या है, ST, SC, OBC जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है, भाषाओं का प्रावधान है। और भाग 20 में है संविधान संशोधन। और हमने ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। और ये किस आर्टिकल में है, संविधान के आर्टिकल 368 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? इन्फ्लेशन तो मैंने इतना बता दिया है कि अब आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति। मैंने कहा है कि आज के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। मैं ये आशा कर रही हूँ कि आज के टेस्ट में आप सब अच्छा स्कोर करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में के कितने क्वेश्चन सही हुए। और हाँ, एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। जो पहले भी वीडियो में बता चुके हैं वो फिर बताइए कि कहाँ से देख रहे हैं। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो इन्फ्लेशन आता कब है? आप सब जानते हैं। इन्फ्लेशन कब आती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होती है मतलब कि मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होती है, आपूर्ति कम होती है। अब मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई यानी मार्केट में जो उसकी सप्लाई है वो कम है, तो मनमाने रेट पे व्यक्ति देगा। और वो समोसे वाला एग्जांपल आप सब भूल मत जाइएगा कि आपके मोहल्ले में एक समोसे वाला है, वो बहुत अच्छे समोसे बनाता है, वो सिर्फ दिन में 50 समोसे ही बनाता है, मतलब उसकी सप्लाई कम है, लेकिन उसके समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो मनमाने रेट पे देगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उसके समोसे की। तो जब वो मनमाने रेट पे देगा, मतलब हाई रेट पे देगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर? तो मैंने बताया था, और इसको रेगुलेट करने का काम, मौद्रिक नीति को रेगुलेट करने का काम, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो वो मौद्रिक नीति के तहत होता है। मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई। और अभी मैंने बताया था कि आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो रेपो रेट, दूसरा एसएलआर, सीआरआर, ये कुछ यंत्र होते हैं जिसके द्वारा आरबीआई मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि रेपो रेट के माध्यम से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई है मतलब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट हाई कर दिया। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, वो ब्याज दर जिस पे बैंक लेते हैं पैसा, किससे? आरबीआई से। बैंक किससे पैसा लेते हैं? आरबीआई से पैसा लेते हैं, आरबीआई से। अब आरबीआई अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा, ज़्यादा ब्याज पे पैसे देने लग जाएगा, या वो अपनी रेपो रेट बढ़ा देगा, तो क्या बैंक आरबीआई से पैसा लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्याज पे दे रहा है। तो जब बैंक आरबीआई से पैसा लेने नहीं जाएंगे तो हम किससे पैसे लेने जाते हैं? बैंकों से, लोन लेने बैंकों से। तो जब बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो वो आम जनता को पैसे देगा? नहीं देगा। जब आम जनता के हाथ में पैसे नहीं हैं तो हम क्या मार्केट जाएंगे? तो जब हम मार्केट ही नहीं जा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसे ही नहीं है, तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही डिमांड कम होगी तो ये जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो वही पूछा था कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है मौद्रिक नीति। और कैसे? रेपो रेट बढ़ा दो। जब रेपो रेट बढ़ा दोगे तो बैंक आरबीआई से पैसे नहीं लेंगे, बैंकों के पास पैसा नहीं तो आम जनता के हाथ में पैसा नहीं, तो जनता जाके डिमांड नहीं बढ़ाएगी, और जैसे ही डिमांड घट जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये पूरा नियम कहलाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का नियम या मौद्रिक नीति को संचालित करने का नियम, कि मौद्रिक नीति कैसे कंट्रोल की जाती है। क्लियर? तो थोड़ा सा ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, आप सबने सुना होगा, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी ये पूछ रहा है। विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा है। यहाँ पे दो चीज़ों में अंतर है, मैं मेंशन कर देती हूँ इस चीज़ को। पहली महिला और पहली भारतीय महिला, इन दोनों में अंतर है। उसने पूछा है कि पहली महिला, और अगर वो पहली भारतीय महिला पूछ लेता तो शायद आंसर अलग हो जाता। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जी। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के? इन्होंने कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्योंकि पहली महिला पूछा था तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। मान लीजिए पूछ लेता पहली भारतीय महिला, तब पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू जी। तो अगर वहां पूछता कि पहली भारतीय महिला कौन थी, उसने सिर्फ पहली महिला पूछा है, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों में।
अगर वो पूछता कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू जी, और 1925 में उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चलिए मैं नहीं बताऊंगी, आज मैंने कुछ नहीं पूछा आपसे ज़्यादा, बताइए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिस प्रकार 1917 में के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी, तो 1925 में अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी? कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक इकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो अधिवेशन कौन सा था? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के? बताइए। सब सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ मैं, रिकॉल करवा रही हूँ कि चीज़ें रिकॉल होती चली जाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दी थी? कल ये क्वेश्चन आया था। चलिए रिकॉल करते रहिएगा क्योंकि पढ़ाया तो गया ही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा था, याद रखिएगा, पहली महिला पूछा है, तो पहली महिला है तो एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय महिला पूछता, पहली भारतीय इंडियन वुमेन, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू जी। 1925 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था अधिवेशन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेबी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो अभी सेबी के बारे में हमने पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था कि सेबी पूछा है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य, उद्योग, गृह। तो सेबी का गठन हमने कब पढ़ा था कि सेबी का गठन कब हुआ था? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सेबी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1988 सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे कौन सा दर्जा मिला? वैधानिक दर्जा मिला। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो सेबी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और सेबी का क्या बताया था मैंने कि सेबी क्या काम करता है? शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम करता है, और जो शेयर मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करने का काम करता है। क्लियर? तो सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत है? फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। गठन कब हुआ? 12 अप्रैल 1988। सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कौन सा मैदान भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है? अभी बताया है मैंने, बताइए कौन सा मैदान है जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सा ऐसा मैदान है जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है आपके सामने दक्कन का पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटीय मैदान और कर्क रेखा का क्षेत्र। बताइए कौन सा मैदान है जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है? तो मैंने आपको बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित कौन सा मैदान है? तो उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है, अभी बताया। और जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है, और यही मृदा सबसे उपजाऊ मानी जाती है, और यही मैदान भी सबसे उपजाऊ माना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित कौन सा मैदान है? उत्तर भारत का मैदान है। और ये किसके द्वारा निर्मित है? उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा द्वारा। क्लियर? जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। पढ़ चुके हैं तो बार बार इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? बताइए क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? सवाल है क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारत के विभाजन की योजना बनाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार करने के लिए। बताइए क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? कारण बताइए क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों था? जल्दी बता दीजिए। देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। 1942 में किसकी अध्यक्षता में आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था क्रिप्स मिशन। बेसिकली क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य क्या था इनका? उस टाइम पे जब क्रिप्स मिशन का डेट देखिए 1942, और आपको याद होगा इसी समय चालू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम टेन्योर कितना था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से चालू हो गया था 45 तक। अब आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब आया स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये बेसिकली चाह रहे थे
कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने सहयोग किया था अंग्रेजों का, ये सोच के कि शायद अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी टाइम महात्मा गांधी भी उन्हीं के बहकावे में आ गए थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है भारतीय शामिल हो जाएं सेना में, शायद अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ सही कह रहे हैं। इसी वजह से उन्हें, महात्मा गांधी जी को कहा जाने लगा था कि सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट के रूप में उनका नाम रखा गया। फिर महात्मा गांधी भी समझ गए कि अंग्रेज कहीं नहीं जाने वाले भारत से। सेम वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्रिप्स मिशन भारत आया भारतीयों को ये कहने के लिए कि आप इस वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें अंग्रेजों का साथ दीजिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम आपको एक डोमिनियन स्टेट बना के देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब वो होता है कि आधी स्वतंत्रता। कुछ जो टॉपिक्स हैं या कुछ जो विषय हैं अंग्रेज अपने पास रखेंगे, और क्या रखते वो, गृह मंत्रालय अपने पास रख लेते, विदेश मंत्रालय अपने पास रखते, फाइनेंस मंत्रालय अपने पास रखते, और थोड़ा बहुत कुछ भारतीयों को दे देते, कुछ विषय इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देते। तो एक डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की गई। दूसरा, तो भारतीयों ने क्या कहा कि नहीं, अब हम आपकी इन बातों में या इन बहकावों में नहीं आएंगे, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए हमको, हम डोमिनियन स्टेट की बात आपकी नहीं मानेंगे। तो बेसिकली क्यों आया था क्रिप्स मिशन? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डेट देखिए आप, क्रिप्स मिशन आया कब है? मार्च 1942। 1942 का समय ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जस्ट बीच वाला समय चल रहा है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो भारत आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन आया, वो क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए। और भारत को क्या कहा गया कि अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो आपको एक डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन भारतीयों ने कहा कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेट नहीं, अब पूरी तरह से स्वतंत्र पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो फिर ये क्रिप्स मिशन असफल रहा था। तो आया कब था? डेट इंपॉर्टेंट है, आया था मार्च 1942 को। किसकी अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए। और ये नहीं सफल हुआ था अपने कार्यों में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई पानी पी लिया जाए। आर्टिकल 370 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, जल्दी बताइए क्या है इसका ऑप्शन। आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन है असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इतना ज़्यादा चर्चित हमारे 2019 में खूब ज़्यादा चर्चा में रहा था। बताइए, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। तो आप सबको पता है आर्टिकल 1970 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, उसे समाप्त करने से संबंधित है। 370 कब खत्म किया गया था? डेट ये पूछी जाती है, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? ये 2019 को। इसके अंतर्गत क्या हुआ? 2 बनाए गए यूटीज, जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 यूटी में बदल दिया गया, पहली जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। क्लियर? तो आर्टिकल 370 का संबंध किससे था? तो आर्टिकल 370 बेसिकली 2019 में समाप्त किया गया था, और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। 2019 में संविधान संशोधन हुआ, और उसके अंतर्गत कब हुआ था? ये 5 अगस्त 2019 को। और उसके अंतर्गत एक अधिनियम पारित किया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। कब आया? 2019 में। और उसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर राज्य है, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसको 2 यूटीज में बांटा गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब वर्तमान में ये स्टेटस है कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी। क्लियर? चलिए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए। मेरा आपसे सवाल है कि भारत में राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं भारत में, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज कितनी है? मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया है, मानव निर्मित झील। कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है आप सभी के सामने, वूलर, गोविंद सागर झील, लोकटक झील और चिल्का झील। बताइए।
आधा सेकंड का समय दे देती हूँ मैं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जल्दी बता दीजिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बताइए। आप सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ, गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, यूपी के सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ सागर झील है। और बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। बाकी ऑप्शन क्या है, वूलर झील। वूलर झील क्या है, मीठे पानी की झील। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। पूछा जाता है भारत में मीठे पानी की झील वूलर झील। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। और कहाँ स्थित है ये, कौन से नेशनल पार्क में है, केमलाम झाओ। केमलाम झाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, केमलाम झाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और भारत का एकमात्र या विश्व का कहेंगे, बताइए, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और लोकटक झील वही है। चिल्का झील, खारे पानी की झील, उड़ीसा। उड़ीसा कैसी है ये, खारे पानी की। तो थोड़ा सा जब ऑप्शंस दिए ही हुए हैं तो सारे ऑप्शंस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, यूपी के सोनभद्र में स्थित है। और जल विद्युत उत्पादन इन सब के लिए उपयोग होती है, ठीक है। और ये झील बनी क्यों थी, वहाँ एक बांध बन रहा था उस समय, रिहंद बांध, उसके निर्माण कार्य के दौरान ये बनी थी। क्लियर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, लोगों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ सागर झील ये। और स्थित कहाँ है ये, तो यूपी के सोनभद्र में है, जगह याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। दूसरी चीज़, किसके निर्माण कार्य के दौरान बनी थी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिहंद बांध। रिहंद बांध के निर्माण कार्य के दौरान ये बनी। और बाकी झीलों के बारे में जान लीजिए, वूलर झील है जम्मू कश्मीर में जो मीठे पानी की झील है, लोकटक झील है मणिपुर में जो कहाँ स्थित है, केमलाम झाओ नेशनल पार्क में है। और केमलाम झाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। और खारे पानी की झील। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। आरटीजीएस का पूरा नाम, आरटीजीएस सबको पता होगा, ये जो ट्रांसफ़र वगैरह होती है ना, पेमेंट्स, आरटीजीएस, बिल भुगतान होते हैं, वेतन भुगतान होता है, वो उसी आरटीजीएस के माध्यम से होता है। तो आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, अब ऑप्शन है आपके सामने, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड टाइम जनरल सेटलमेंट, रियल ट्रांसफर ऑफ जनरल सिक्योरिटीज और नॉन ऑफ द एबव। बता दीजिए कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। आधा सेकंड का समय दे रही हूँ मैं कि आरटीजीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। देखिए, आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये किस काम में आते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में काम आते हैं। जो बड़े मूल्य के, जो मतलब ज़्यादा अमाउंट होता है बैंकों को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें आरटीजीएस का उपयोग होता है। वेतन का भुगतान जो किया जाता है वो आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है। बिल का भुगतान जो किया जाता है वो आरटीजीएस के माध्यम से होता है। तो आरटीजीएस का उपयोग बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफ़र होता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग होता है, आरटीजीएस का। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और बेसिकली पूछ लिया जाए कि क्या वेतन का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से होता है, बिल्कुल होता है। क्या बिल का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हम शॉपिंग कर सकते हैं, बताइए, क्या शॉपिंग हो सकती है आरटीजीएस के माध्यम से या नहीं, बिल्कुल हो सकती है। क्लियर। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और बड़े मूल्य के फंड ट्रांसफ़र किसके द्वारा होते हैं, आरटीजीएस के माध्यम से होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में भी काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ आपके क्वेश्चंस पूरे हुए। 20 क्वेश्चन आपके आने हैं सोशल साइंस में, ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको टेस्ट अच्छे लग रहे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट्स की क्लास चाहिए। जैसे
साइंस और सोशल साइंस हम लेके आते हैं। आज साइंस की है, कल मैं आज सोशल साइंस की थी, कल मैं कोशिश करूँगी साइंस का टेस्ट आया जाए। कमेंट ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं अगले दिन क्लास लेने में। आप सबको पता है हर दिन सेम मूड नहीं होता है, कभी इंसान थोड़ा सा थकान होती है, कुछ होता है, लेकिन ये लगता है कि कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई वीडियो के इंतज़ार कर रहे हैं लोग जो पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, जिनके अभी आने वाले समय में एग्जाम्स हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि कमेंट किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके अगर चैनल अच्छा लगेगा आपको तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी करंट अफेयर्स जो डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हो जाती हैं करंट अफेयर्स की उस इंस्टाग्राम लिंक में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए हर वीडियो का, जो नई वीडियो आती है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, तभी आपको नए वीडियोस का पता चल पाएगा कि नया वीडियो आ गया है। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। कल कोशिश रहेगी साइंस की वीडियो आ जाए, और बस ठीक है, मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा उस वीडियो को। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, लेकिन उनको अधिकार है पढ़ने का, उनको एक नौकरी लेने का अधिकार है। तो थोड़ा सा उन लोगों तक वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।